हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन जी। होपफुली यार जो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट किया है वो ठीक चल रहा होगा। 3 लेक्चर्स हमने बैक टू बैक मारे थे आपको थोड़ा सा टॉपिक डेवलप करने के लिए। उसके बाद चलो न्यूमेरिकल्स किए कुछ लाइव क्लासेस में। अब फिर से आ रहे हैं यार थोड़ी थ्योरी पर। अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ बायोस्टैट लॉ का। बायोस्टैट लॉ में हमने एक तो स्टेट कंडक्टर के रिजल्ट फाइंड कर लिए, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप फाइंड किया। यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप हमने उस वक्त ना न्यूमेरिकल्स के लिए किया, बस उसके सेंटर पे फाइंड किया था। अब एक मेन आर्टिकल है बेटा, एग्जाम में आ जाता है, पूरी डेरिवेशन टाइप है, तो उसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो अपना आज का टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। बढ़िया से बना के रख लेना, डेरिवेशन है ये, लंबी आएगी, 3 नंबर में आ जाती होती है सीधा सीधा, 3 में 5 में भी आ जाती है कई बारी। तो लेट्स स्टार्ट यार। जब आप डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहली बात वही लिखते हो कि लेट अस कंसीडर वाली, तो हमने भी वही लिखा विदाउट वेस्टिंग टाइम कि टॉपिक अपना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ओके जी, ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है जी। तो ये कोई भी मान लो सर्कुलर लूप है। अब आपको पता है ये कैसे रखी हुई है, ये कुछ ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये जो सर्कुलर लूप है कुछ ऐसे रखी हुई है कि इसका प्लेन जो है वो फ्रंट साइड पे। ठीक है जी, इसका प्लेन कैसे है, फ्रंट साइड पे है। तो ये सर्कुलर लूप है। लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर लूप। सबसे पहले आपने वही लाइन लिख ली कि लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग करंट I। तो ये लूप है भाई, इस प्लेन में पड़ी हुई है। r इसका क्या हो गया, ये गिवन में आ गया, r इसका हो गया जी रेडियस एंड I इज द करंट थ्रू द लूप। I इसके थ्रू बहने वाला करंट है, ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, वो सेंटर हो गया, ये क्या हो गया जी इसका एक्सिस हो गया, और ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ये P जो है अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया जी। तो जी ये हो गया इसका रेडियस, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, एक्सिस के ऊपर है, क्लियर होना चाहिए। ये जो है सर्कुलर लूप है। इस वक्त इसका प्लेन आपके सामने है। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये पड़ी हुई है अपनी लूप, इस पर्टिकुलर प्लेन में ये लूप पड़ी हुई है। ठीक है, ये प्लेन है, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसमें से करंट फ्लो होगा। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में ये लूप पड़ी हुई है कुछ ऐसे। ठीक है, प्लेन इसका उस तरफ है। ओके जी, तो हम भी ले आए हैं एक चूड़ी अपनी वाइफ की, जरूरत पड़ेगी इसकी। सो ये क्या हो गया जी सर्कुलर लूप, आर उसका रेडियस, आई करंट, पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यार मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x है, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो सेंटर से x दूरी पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे को पॉइंट है, वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ओके जी, अब इसमें करंट कितना चल रहा है, I चल रहा है। करंट कैसा चल रहा है इसमें, I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। वो बाहर की ओर भी ले सकते हैं, अंदर की ओर भी ले सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से मैं ले लूंगा। ओके, तो R रेडियस हो गया, I इसके थ्रू फ्लो होने वाला क्या हो गया जी करंट हो गया। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें बायोस्टैट लॉ लगाना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही किसकी है, बायोस्टैट लॉ की है। और उस एप्लीकेशन में हमें सबसे पहले बायोस्टैट लॉ लगाने के लिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट चाहिए होगा, छोटा सा करंट एलिमेंट चाहिए होगा। तो हमने यहां पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट
कंसिडर किया ए बी, ओके, स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया ए बी, तो इसको मैंने माना ए, ये मान लेता हूं बी, करंट मान लो मेरा बाहर की ओर आ रहा है, करंट मान लो मेरा बाहर के टॉप पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, वर्टिकल प्लेन में पड़ी हुई थी, तो टॉप पे करंट मान लो किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो बॉटम वाले किसमें ये अंदर की ओर जा रहा है प्लेन के, तो सिचुएशन समझनी पड़ेगी। ये एक्स हो गया, ये करंट एलिमेंट ए बी हो गया, तो आर रेडियस आई करंट, हमने बोला कि नाउ कंसिडरिंग a current element AB, current element of length AB, AB equal to DL as shown in figure। ये AB करंट एलिमेंट हो गया, ए बी लेंथ का करंट एलिमेंट हो गया, डीएल इसकी लेंथ है। अब बेटा जिस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, रूल वही है, पहले मैं छोटे से करंट एलिमेंट के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लूंगा, डी बी, उसको उसके बाद क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, जो भी लिमिट लगानी होगी अपने पता लग ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट के कारण अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे करंट एलिमेंट का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस चाहिए होगा। वो डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, आर मान लिया, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। तो करंट एलिमेंट हमने मान ही लिया था जिसकी लेंथ ए बी है, करंट एलिमेंट आई इंटू डी एल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी एल के हिसाब से करंट एलिमेंट तो आई इंटू डी एल हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडरिंग ए करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ ए बी डी एल के इक्वल है एज शोन इन फिगर, ये फिगर में हमने शो कर दिया ए बी को। अगली बात कि हमने बोला नाउ करंट एलिमेंट आपका I इंटू डी एल बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू बायट-स्वेट लॉ, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to this current element is given as। अब ये जो लूप है इसके कारण जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो डीबी है वो पता ही है तुम्हें, वो क्या होता है, के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के लगना ही था, म्यू नॉट बाय 4 पाई जिसकी वैल्यू है लास्ट में पुट करेंगे, ओके। आई करंट है, डीएल लेंथ है, साइन थीटा एंगल बिटवीन आर एंड करंट एलिमेंट। याद करो बायट-स्वेट लॉ में ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता था, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, तो एंगल भी देखते हैं, और नीचे आर वो डिस्टेंस है ही है, तो के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आ नहीं था। अब ध्यान से सुनना अगली बात कि आई और डीएल, आई डीएल और उधर आर के बीच में जो एंगल अगर हम चेक करते हैं तो यार ये लूप पड़ी हुई है कुछ ऐसे, इमेजिन करो, थोड़ा ले पास ले आते हैं, ओके। ये वायर ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रहा है इसमें बाहर की ओर, तो बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर यहां से मैं टेंजेंट बनाता हूं, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो आई डी एल की डायरेक्शन तो आ गई आप लोगों की तरफ, इधर को सोचो। करंट एलिमेंट की अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो करंट तो बाहर की ओर आ रहा है ना, ये लूप तो ऐसे पड़ी हुई है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो टेंजेंट यहां पे टॉप पे ऐसे आपकी तरफ आ जाएगा, ओके जी। तो
ये जो डायरेक्शन है ये दिस वन, ये तो होगी डीएल की डायरेक्शन या करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। टेंजेंट बनेगा ना, टॉप पे टेंजेंट बनेगा तो आपकी तरफ आए, और इस पे अब डीएल तो आपकी तरफ आ रहा है, और ये है आर। आर और डीएल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आर और डीएल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो, ये लूप ऐसे पड़ी है, ये डीएल जा रहा है, ओके, ये आ गया टेंजेंट टॉप पे डीएल, ये आपकी तरफ आ गया। यहां पे एक्सिस पे कहीं क्या है, पॉइंट है, ठीक है, ये डीएल हो गया, एक्सिस पे कहीं पॉइंट है। अब यहां से आर जब जा रहा है ना, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये देखो, ये लूप ऐसे पड़ी है, सबसे मुश्किल आर्टिकल है ये, टाइम लगेगा इसमें। एक बार हो गया फिर तो कुछ भी नहीं है, मुझे समझाने में टाइम लगेगा, एक बार आपने कर लिया उसके बाद लिखने में या समझने में आपको थोड़ी टाइम लगेगा, पहली बार है, ओके। तो पहली बार है, पहला प्यार है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो ये लूप है भाई, ये डीएल की डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, यहां से आर निकलेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आर निकलेगा आपका। ये जो है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, देखो ये पीले वाले में हरे वाले के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये आर बनाऊंगा मैं। ये आर अगर मैं इसको, ये ऐसे जा रहा है, एक्सिस यहां पर है ना, एक्सिस यहां पर कहीं पे है, तो अगर इसको मैं ऐसे थोड़ा टेढ़ा भी कर दूंगा, ये जा रहा है आर तेरा, ये देखो यहां का ही पॉइंट है, ये एक्सिस है, ये डीएल है, ये ग्रीन वाला डीएल है, इनके बीच में एंगल 90 है। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा रखता हूं तो भी 90, लेकिन आर पॉइंट थोड़ा एक्सिस के ऊपर है तो भी इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 ही रहेगा। तो आई और डीएल, आई डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बनना है, 90 ही बनना है मेरे भाई। ये डीएल इस तरफ आ रहा है बाहर की ओर, ये जा रहा है आर, ये डीएल और ये आर, इनके बीच में ये एंगल 90 ही बनना है। या यहां से समझ लो, या जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, जिसको जैसे समझ में लग गया समझ लो, एंगल क्या रहेगा, 90 ही रहेगा। दिस इज डीएल, दिस इज आर, इनके बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये जो डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आया था, इसमें जो थीटा है हियर, जो थीटा है ना, थीटा, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री फॉर ऑल पोजीशंस, सारी पोजीशंस के लिए ये 90 डिग्री रहना है, ओके जी। अब ये 90 डिग्री होने से हमारा डीबी जो है वो बन गया के आई डी एल साइन 91 हो गया, नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। इस इक्वेशन को हम बनाकर रख लेंगे। तो पहला टारगेट कंप्लीट, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। अब अगली बात, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी क्या चाहिए मुझे, डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन आपको पता है, आपको ये पता है कि इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता था तो ये होता था के आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बायस्टर्ट लॉ का पहले तो मुझे चल मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैंने लिख लिया, लेकिन अगर इसकी मैं वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये रिजल्ट आता था। अब यहां से क्या पता लगता है कि डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी, जो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन होगी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से। अब क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से जो बी आएगा, पहली बात वो डी एल और आर जिस भी डायरेक्शन में है उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। और जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो वैसे कहां से मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल से मिल जाएगी। तो यहां पे थोड़ा डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो
ये किसकी डायरेक्शन है? आर की। ये आर जो जा रहा है इसको हमने क्या कर दिया? एक्सटेंड किया। तो ये तो जा रही है किसकी डायरेक्शन? आर की डायरेक्शन टेढ़ी हो रही है। ये किसकी डायरेक्शन? ये तो हुई आर की भाई डायरेक्शन। ये आर हो गया। बहुत मेन बात पे अब आ रहे हैं, सारा खेल डायरेक्शन का है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, अब आर तो इस तरफ जा रहा है, डीएल किस तरफ जा रहा था? बाहर की ओर जा रहा था। अब इस जगह पे जो डीएल है, मुझे तो यहां पे फाइंड करना है, इस तरफ है, ठीक है। ये क्या हो गया? डीएल। ये क्या हो गया? आर, या ये आर हो गया। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आर और डीएल दोनों के ही क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये डीएल है तो इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, ये आर है तो इस डायरेक्शन में भी नहीं हो सकता। इन दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनानी है हमने, दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये किसकी डायरेक्शन? डीएल की। ये वाली किसकी डायरेक्शन है? ये है आर की, ठीक है। ये आर की डायरेक्शन है, ये डीएल की। ये जो डायरेक्शन है, अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे इसको बना दूं, ये तो ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या जा रही हैं? परपेंडिकुलर जा रही है। ओके, ये बाहर की ओर डीएल है, ये आर है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये इनके क्या जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, या इसमें जा सकता है, चलो, या तो इसमें जा सकता है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। इससे कि तीनों के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को समझ में लग गया हो सकता है पूरी तरह से ना लगा हो, फिर से बताने की कोशिश कर सकता हूं। ये आर, मतलब ये आर की डायरेक्शन है, ये ओके। डीएल की डायरेक्शन ये थी, तो मैंने अभी भी बताया है जो बी आएगा वो डीएल और आर दोनों के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब उसके हिसाब से जो डायरेक्शन बनती है, या तो ये बनती है, देखो यहां होने के कारण ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री बना रहा हूं मैं, और इस प्लेन में होने के कारण इसके परपेंडिकुलर, तो ये जो डीएल की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर तो आ ही जाएगा। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये या इधर या फिर इस तरफ भी हो सकती है, नीचे की ओर भी हो सकती है। नीचे की ओर लेनी है कि ऊपर की ओर लेनी है वो रूल से बना दूंगा, राइट हैंड थंब रूल से वो बन जाएगी। अगर सब कुछ क्लियर हो तो आगे बढ़े। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल, दिस पीली वाली इज डायरेक्शन ऑफ आर, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगी ये फिर इस पीले के और ये फिर ये जो डीएल की डायरेक्शन है दोनों के क्या आ रही है? परपेंडिकुलर आ रही है। भाई एग्जाम में इतना समझाने की किसी को जरूरत नहीं है, वो तो हमने आपको समझाने की कोशिश करनी थी। ओके, एग्जाम में तो बना देनी है, बस पेपर में आ जाएगा तो बना के आ जानी है कि भैया होती है, देख लो, वहां पे हमने लिख देना है अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर। ओके, तो हम कह रहे हैं कि या ये हो सकती है या नीचे वाली हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है बेटा कि डीएल क्रॉस आर कैसे। अब मेरा करंट बाहर आ रहा था, अगर करंट बाहर आ रहा था बाहर, तो डीएल बाहर गया। आर की डायरेक्शन देखो, एरो तो इधर है ना, पॉइंट से आता है ना आर, आर की डायरेक्शन इधर है, डीएल मेरा बाहर आ रहा था। तो अगर मैं डीएल क्रॉस आर करता हूं, डीएल क्रॉस आर ऐसे, ये डीएल है, सॉरी ये डीएल है, ये आर है, तो डीएल से आर की ओर ऐसे करूंगा तो थंब इधर जाएगा। देखो सोच लो, ये डीएल है, ये आर है, ओके, ये डीएल है और ये आर है। डीएल से आर की ओर, क्योंकि डीएल क्रॉस आर, अगर ये डीएल होता, ये आर होता, तो डायरेक्शन एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए डीएल क्रॉस आर करोगे ना तो थंब बाहर आता है,
यहां पे देखो ये डीएल है, ये डायरेक्शन ऑफ आर है, तो डीएल से आर, डीएल से आर, डीएल क्रॉस आर करोगे तो थंब इधर को जाएगा, तो ऊपर की ओर नहीं जाएगी। ओके जी, तो शायद समझ में लगा हो। सारा खेल इस पूरे के पूरे आर्टिकल में इस डायरेक्शन का है, सारा का सारा खेल इस पूरे आर्टिकल में इस डायरेक्शन का ही है, आपको पता होना चाहिए। अब जब आप एज ए आर्टिकल कर आ रहे हो एग्जाम में, तो ठीक है आपको समझ पूरी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे पेपर में आ गया ये क्वेश्चन, वहां थोड़ी ऐसे ऐसे करके ये इतना समझाते फिरोगे, वहां तो बस पता है कि आ जाएगा। करंट हमेशा टॉप पे बाहर की ओर लेना है, तो ये इधर ही आएगा। टॉप पे अगर बाहर की ओर करंट लिया होगा तो इसने इधर ही आना है। तो शायद आपको समझ लग गया हो। अब इससे ज्यादा तो अब मैं उल्टा सीधा होके करा तो दिया, अब लेट के तो समझाने से रहा, लेट जाऊंगा तो कैमरा ले भी नहीं पाएगा मेरे व्यू को। ओके, तो ये आर था, ये आ गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आर, ये डीएल, और ये जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ठीक है, एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री, इसके बीच में तो 90 डिग्री है ये। ओके जी, तो करते करते हमने डी बी क्या कर लिया यार, फाइंड कर लिया। डी बी की वैल्यू फाइंड कर ली, डी बी की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। यहां पे डी बी लिख देना है और यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख देना है कि डायरेक्शन शोन इन फिगर। जब आपने लिखा ना ऐसे ऐसे नाउ कंसीडर ये करके डीबी आ गया, डीबी की वैल्यू पुट कर दी, ओके 90 हो गया। अब इसके बाद यहां पे साइड पे लिख लो कहीं पे डायरेक्शन ऑफ डीबी इज शोन इन फिगर। ओके, पंगे वाला काम है ये, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ डीबी इज शोन इन फिगर कर दी, फिगर में हमने शो कर दी, आपके सामने सब कुछ आ गया। अब थोड़ा बोर्ड मिटाकर हम क्लियर सा कर लेंगे इसको। ओके जी, अब अगली बात है, हमें क्या फाइंड करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप फाइंड करना है। अब उसके लिए फिर वही बात, इंटीग्रेशन। अभी मैंने छोटे से पार्ट के लिए की है, डीबी के लिए, सारे के लिए करूं तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट का चक्कर पड़ेगा, लिमिट का यहां कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सर्कुलर लूप है। छोटा सा पार्ट डीएल लिया है तो टोटल लिमिट लूंगा तो उसकी 0 से लेके कहां तक चल जाएगी, 2 पाई आर। बेटा लेंथ की इंटीग्रेशन होनी है, तो 0 से 2 पाई आर तक ले जाकर उसकी क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा अभी यहां पर और पंगा रहेगा। पहली बात, ये डीबी की क्या है, डायरेक्शन है। ओके, ये तो क्लियर होना चाहिए, डीबी की डायरेक्शन है। ये जो लूप जैसे भी पड़ी हुई है ना, ये कुछ ऐसे पड़ी हुई है, ये इसका एक्सिस है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, ये मान लिया हमने कि जी ये तो एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। तो ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको मान लेते हैं वाई एक्स। तो एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हम डीबी को स्प्लिट करने जा रहे हैं। अगर ज्योमेट्री लगाते हो, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हो, तो अगर हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। अगर ये वाला एंगल क्या हुआ, थीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं एक्स, तो थीटा प्लस एक्स आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है, और इसको मान लेते हैं वाई। तो थीटा प्लस एक्स 90, उधर से ये भी 90 लगा रखा है, एक्स प्लस वाई भी 90, तो थीटा प्लस एक्स भी 90, एक्स प्लस वाई भी 90।
यानी x प्लस वाई इक्वल टू थीटा प्लस एक्स, यानी x x कटा, यानी y किसके इक्वल आ गया? थीटा के। तो ये जो y है ना, ये किसके इक्वल आना है भाई? थीटा के। अब ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ये थीटा है, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। नहीं तो आपके मन में यही शक रह जाएगा कि सर ये थीटा अब कैसे हो गया? ये तो मान लिया, ये तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया थीटा है। अगर इसको थीटा एज्यूम कर लिया तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। प्रूव करके दिखा दिया। आपने नहीं प्रूव करना यार, कितना प्रूव करोगे? आपने नहीं, इतने ज्यादा आलतू फालतू चीजें एग्जाम में अगर आता है तो कुछ नहीं प्रूव करके दिखाना, सीधा बस जैसे लिख ली ना, रट के चले जाना, चेप के आ जाना। लेकिन अब मुझे तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना, सारी चीजें नहीं हम समझा सकते लिखते वक्त, हम लोग आपस में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अब इतना ज्यादा लिखने में पड़ जाओगे तो 3 नंबर के चक्कर में 3 पेज भरने पड़ जाएंगे। तो ये थीटा है तो ये थीटा होता है, होता तो होता है, बस बात खत्म। यहां से ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, डीबी के अगर मैं यहां पर 2 कंपोनेंट करवा देता हूं, डीबी के अगर मैं यहां पर 2 कंपोनेंट करवा देता हूं, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर चल जाएगा। यार थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा लेते हैं हम, तो ये हो गया डीबी कॉस थीटा, और ये वाला हो गया डीबी साइन ऑफ थीटा। ओके, हम कहां तक पहुंच गए? हमने छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, डीबी मैग्नेटिक फील्ड कर लिया। अब हमारा टारगेट है इसको इंटीग्रेट कर दूं। अब इंटीग्रेट कर दूंगा, लेकिन पहले एक बात सोच लें कि इंटीग्रेट करना हमारा सही भी रहेगा कि नहीं। तो उसके लिए मैंने डीबी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डीबी साइन थीटा हो गया, एक डीबी कॉस थीटा हो गया। डीबी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा। अब अगली कहानी ये है कि ए बी जो मेरा करंट एलिमेंट था ना, अगर मैं एक ऐसा ही करंट एलिमेंट और कंसिडर करूं कि ये ए बी है, ये करंट एलिमेंट है, दिख ही रहा तुम्हें। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट मैं एक सिमिलर करंट एलिमेंट ए डैश बी डैश कंसिडर करूं, जिसकी लेंथ वेंथ सब कुछ क्या है? सेम ही है, तो मैंने बोला अगली बात में, वो अपने पास पुराना रिजल्ट तो देखो पड़ा ही हुआ है, वो यहां पे लिख लो कि जो डीबी आया था वो आया था के आई डी एल, साइन थीटा को हमने 1 कर दिया, वो था के आई डी एल बाय आर स्क्वायर ही बच गया था। और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन शोन इन फिगर। ठीक है, ये डायरेक्शन शोन इन फिगर। अब अगली बात कि डायरेक्शन शोन इन फिगर लिख दिया। अब हम कह रहे हैं कि नाउ considering another similar current element A dash B dash just opposite to AB, सिमिलर मतलब लेंथ सेम होगी उसकी, करंट तो वैसी सेम है, just opposite to AB as shown in figure। as shown in figure बोल के बात खत्म करते होते हैं। तो as shown in figure, इसके जस्ट ऑपोजिट मैंने A डैश B डैश ले लिया। अब A डैश B डैश कंसिडर कर लिया, इसी जगह पे इस पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा, तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये डिस्टेंस भी सिमेट्री कह रही है, सब कुछ तो सिमेट्रिकल है। ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये थीटा है, ये एंगल भी, सॉरी ये डिस्टेंस भी थीटा के इक्वल डिस्टेंस थोड़ी होगा, डिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगा, और ये एंगल भी थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो सब कुछ सही। अब अगली बात ये है कि जैसे बेटा ये आर था, इसका डीएल बाहर था,
आर इधर, डीएल बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर चले गया था। अगर थोड़ी सी और कहानी लगाओगे, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो इस जगह पर इस करंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वही आ जाएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट की लेंथ वही ली है, करंट वैसे वही है, के तो वैसे वही होता है, आर भी वही आ गया, मैग्नीट्यूड में सेम आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में यहां पे आइडियल अंदर की ओर जा रहा है और आर जो है इस तरफ है, तो ये आइडियल बाहर की बजाय अंदर की ओर हो गया, आर इधर की बजाय इधर को हो जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस जगह पर, ये तो आर की डायरेक्शन बना रखी, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस जगह पर, जैसे ये डीबी ऊपर की ओर गया था ना, ये डीबी नीचे की ओर लेना पड़ेगा, ताकि फिर वही बात, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके आर से क्या रहे, परपेंडिकुलर, और डीएल से भी क्या रहे, परपेंडिकुलर। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा घुस के नहीं समझा रहा, मैं बस बता दिया आपको। तो हमने बोला नाउ कंसिडरिंग अनदर सिमिलर करंट एलिमेंट ए डैश बी डैश जस्ट ऑपोजिट टू ई बी एज शोन इन फिगर, और आगे लिख देना है द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज गिवन एज, अब इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी डैश, जो कि किसके इक्वल होगा, के इंटू आई इंटू डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वो तो लगने ही लगना है, के आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा फिर से 90 डिग्री एट ऑल पोजीशंस होने जैसे पहले हुआ था, और यहां से डीबी डैश इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आना है, और हमने यहां पर डायरेक्शन शोन इन फिगर भी लिखना है। तो ये डीबी भी आ चुका है, डीबी डैश भी आ चुका है। मैं तो पूरी वायर का फाइंड करना चाहता हूं, लेकिन मैंने पूरी वायर का भी नहीं किया, मैंने उसके दो पार्ट का किया, एक ऊपर वाले पार्ट का डीबी का, नीचे वाले पार्ट का डीबी डैश का, दो पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कर दिया मैंने। अब ये जो डीबी डैश है इसके भी क्या कर रहे हैं हम, दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आने वाला है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे वाला क्या आने वाला है, डीबी डैश कॉस थीटा, यह आ जाएगा डीबी डैश कॉस थीटा, और इसका उधर वाला कंपोनेंट यानी ये वाला क्या आने वाला है, डीबी डैश साइन थीटा। ओके जी, तो सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। अब ये जो सिचुएशन सामने है ना, वो ये कह रही है कि अगर मैं इस हिस्से का फाइंड करता हूं वो डीबी है, इस हिस्से का फाइंड करता हूं वो डीबी डैश है, अगर मैं दोनों हिस्सों के जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको ऐड करता हूं तो वो डीबी प्लस डीबी डैश है। लेकिन यार डीबी प्लस डीबी डैश सिंपल एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है। हम फिगर में देख रहे हैं कि जो डीबी है ना, ये डीबी ऊपर वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, नीचे वाले पार्ट के भी दो कंपोनेंट हो रहे हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों के कॉस कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि थीटा सेम है और डीबी और डीबी डैश मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो इनके कॉस कंपोनेंट्स तो आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। साइन कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं सिर्फ। यानी हम सिंपली डीबी प्लस डीबी डैश नहीं कर सकते, हमें उसकी वेक्टर एडिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब हम उनको ऐड करेंगे डीबी और डीबी डैश को, तो या तो वेक्टर एडिशन कर लो या सिंपल रख लो कि भाई कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो गए, सिर्फ कौन से कंपोनेंट ऐड करने हैं, साइन कंपोनेंट ऐड करने हैं। कॉस ने एक दूसरे को काट देना है, साइन कंपोनेंट हमने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो डीबी फाइंड किया था ना, वहां पे एक बार मन में आया था
कि इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाता क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन कर देते तो मतलब हम डीबी पूरे को ऐड करते जा रहे हैं, जबकि डीबी 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 सारे पूरे पूरे नहीं ऐड हो रहे हैं, उनके सिर्फ कॉस कंपोनेंट सॉरी साइन कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, कॉस तो एक दूसरे को क्या करे जा रहे हैं, कैंसिल करे जा रहे हैं। उम्मीद है समझ में लग गया होगा। अब अगली बात है, मैं लिखवाऊंगा अभी, जैसे इस ए बी का करस्पॉन्डिंग था, साइन ऐड हुए कॉस कैंसिल हुए, ऐसी हर ए बी का एक करस्पॉन्डिंग होगा, हर ए बी का एक करस्पॉन्डिंग होगा, हर ए बी का एक करस्पॉन्डिंग होगा, कि जो जब ऐड होंगे तो उनके कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल करते जाएंगे, सिर्फ साइन कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि देयर एग्जिस्ट्स, लिख लो, जो मैंने पूरी कहानी लिखी उसको कंक्लूजन में दे देते हैं। तो हमने डीबी भी बेटा निकाल लिया, डीबी डैश भी निकाल लिया, ठीक है, डीबी डीबी डैश दोनों निकाल लिए हमने। तो अब इसका कंक्लूजन दे रहे हैं हम कि फ्रॉम अबव डिस्कशन वी ऑब्जर्व दैट, लिखना भैया, फ्रॉम अबव डिस्कशन we can say that for every current element, we can say that for every current element, we can say that for every current element there exists a similar current element whose magnetic field is in such a direction that when the two magnetic fields from these similar current elements are added, their cos components as per figure के हिसाब से, their cos components cancels out, their cos components cancel out and only sine components are being एडिट। तो क्या बोला हमने कि जी हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जब उनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड किए जाएंगे, उनके कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, साइन कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमने इंटीग्रेशन पूरे डीबी की नहीं करनी थी, क्योंकि उस डीबी के कॉस कैंसिल हो रहे हैं, साइन ऐड हो रहे हैं। यानी हमें जब इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन और डीबी नहीं करेंगे हम, ऐड कौन कौन से हो रहे हैं, सिर्फ साइन वाले हो रहे हैं ना, तो हम इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा की करेंगे। समझ गए होगे अब तक। तो अगली बात खत्म करें यार, लंबा खिंच गया, खिंचना ही था। ये लिखने के बाद लिख दोगे कि देयरफॉर, लिखो देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हमने लिख दिया एक ही लाइन में कि भैया सबके साइन कंपोनेंट्स ही ऐड करने हैं, कॉस तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कॉस तो अगली बात हमने बोल दिया, बस अब एंड की ओर बढ़ रहे हैं कि देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप
कैन बी ऑब्टेन्ड एज, therefore magnetic field due to the whole loop can be obtained as, ये हुआ अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हमने कर दी इंटीग्रेशन, किसकी करनी है, डी बी साइन थीटा की करनी है, इंटीग्रेशन होनी है डी बी साइन थीटा की जी। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक। अब बहुत बढ़िया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसी वक्त मन में आ गया था कर दो चक्के इंटीग्रेशन और डी बी 0 से लेके 2 पाई आर, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता। ये इंटीग्रेशन और डी बी नहीं, डी बी साइन थीटा होनी है 0 से लेके 2 पाई आर तक की। ओके जी, अब अगली बात, ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करेंगे यार, 0 से लेके 2 पाई आर, डी बी की वैल्यू पुट करेंगे, डी बी कितना, k इंटू आई इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर। कुछ गलती तो नहीं हो गई, चेक कर लेना, k आई डी एल साइन थीटा था, साइन थीटा 90 हुआ पड़ा है, नीचे क्या है, आर स्क्वायर है ही है, तो k आई डी एल बाय आर स्क्वायर, यहां पे फिर आ गया साइन थीटा। अब भाई एक बात और सुनो, जो स्टार्टिंग में साइन थीटा था ना इस फार्मूले के साथ, वो और चीज था। स्टार्टिंग वाला फार्मूला जो था बाय-स्क्वायर्ड लॉ से आया था, वो और चीज था, वो तो आर और डीएल के बीच का होता है। यहां जो थीटा है वो तो इस फिगर वाला थीटा है, इस फिगर के हिसाब से जो थीटा है। अब ये मत कह देना सर जी कि थीटा तो 90 करवा दिया था पहले, फिर से थीटा आ गया। भैया जिसको 90 करवाया था ना वो और चीज था, वो तो खत्म, वो तो कल वाले फार्मूले की, कल वाली फिगर के हिसाब से, जो बाय-स्क्वायर्ड लॉ नहीं समझाया था, उस फिगर के हिसाब से वो 90 डिग्री था, वो थीटा उस फिगर का थीटा था। ये जो अब थीटा चल रहा है ये तो इस फिगर वाला थीटा चल रहा है, वो तो 90 खत्म करके कब की हमने बात खत्म कर दी, वो पिक्चर में ही नहीं कहीं। अब तो नई फिगर आ गई, नया वाला थीटा आ गया। तो यहां पे बेटा जो थीटा ये और चीज है, ये तो जो भी इस फिगर में थीटा हमने शो किया था वो है, क्यों एंगल का नाम तो थीटा ही रखते हैं ना। ओके, अगर वो थीटा चल रहा होता तो इसका नाम थीटा डैश रख देते, लेकिन वो थीटा तो हमने पहले खत्म करा दिया, इसलिए इसका नाम रख दिया थीटा साइन थीटा। ओके, अब इसके बाद b इक्वल टू, अब कुछ ना करते चले जाओ कि कांस्टेंट होता है बाहर निकाल लो, i वैसे ही कांस्टेंट है बाहर आएगा r। ये सर्कल बन रहा है, ये r इस जगह से लेने हैं हमने, जहां से मर्जी ले लो, r क्या आएंगे, कौन बन रहा है, कौन, जहां से मर्जी ले लो, r की वैल्यू सेम आएगी, r की वैल्यू सेम आएगी, तो कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, k बाहर था, i बाहर था, r स्क्वायर भी बाहर आ गया। ओके, थीटा, थीटा भी हर जगह से क्या आएगा, सेम ही आएगा, यहां से सेम आया, यहां से सेम आया, यहां से भी सेम आएगा, कौन बनेगा, चारों तरफ से सेम आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, k बाय आई आर स्क्वायर साइन थीटा भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बस रह जाएगा dl 0 से लेके 2 पाई r, उसकी क्या निकालनी है हमने, वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन में बस dl बच गया, dl की l हो जानी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। l की जगह लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई r हो जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b इक्वल टू हो गया, k आ गया, i आ गया, r स्क्वायर आ गया साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये लो यार मजे आ गए। इसमें क्या करना था, इंटीग्रेशन dl l हो जाएगी, लिमिट लगाओगे 2 पाई r हो जाएगी, पता है तुम्हें। ओके, अब साइन थीटा, बेटा जो थीटा था वो तो हमें गिवन में नहीं था, r था वो भी गिवन में नहीं था। गिवन में तो रेडियस है, करंट है, और जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं उसका सेंटर से डिस्टेंस है, एक्सिस पे पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो गिवन में r है, i है और x है भाई, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर, एक्सिस पे पॉइंट है ही है, क्लियर है। तो एक तो बेटा हमें r खत्म करना है, करना ही पड़ेगा, r तो गिवन में नहीं था, वो तो हमें लेना पड़ गया। ऊपर से थीटा भी क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। थीटा खत्म करने के लिए तो यहां पे क्या लगा सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है r। ओके जी, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया r, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, छोटा r। लेकिन छोटा r भी हमें क्या करना है, खत्म करना है, हो जाएगा। उसमें क्या है, यहां पे पाइथागोरस लगेगी,
पाइथागोरस के हिसाब से क्या आ जाएगा जी आपका, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तो आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना। तो क्या लिखोगे जी, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या दिक्कत, तो कर दो भैया खत्म। क्या लिखा हमने इसको, इट विल बी b इज इक्वल टू के आएगा, i आएगा, ये 2 चलो रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, 2 इंटू ये 2 है, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे आ जाएगा आर क्यूब। आर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वैसे ही अपना रिजल्ट आ गया। इसको हम रिजल्ट मान सकते हैं, इसको ऊपर बढ़िया कर कर लिख देते हैं। ओके, इसको ऊपर बढ़िया कर कर लिख देते हैं जी। तो क्या रिजल्ट आया जी, अच्छा गलती शलती देख लेना भाई, कई बार क्या होता है वो फ्लो में ना कुछ गलत सलत हो जाता है, और जो रिजल्ट आ जाता है उसी को हम रिजल्ट मान लेते हैं। वैसे कई बार गलती पकड़ी जाती है, कई बार नहीं भी पकड़ी जाती। तो यहां पे अभी तक तो अपना क्या रिजल्ट आ रहा है, बी 2k i, साथ में आ रहा है पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके जी, 2 इंटू के इंटू आई पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आ गया जी अपने पास। इसको याद रख लो, ये भी बढ़िया है। बाकी इसकी मॉडिफिकेशन कई तरीके से हम कर सकते हैं। अब के की जगह अगर वैल्यू पुट कर दो, मुझे तो यही बढ़िया लगता है, याद करना इजी रहता है। 2k i, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जिसको छोटा आर भी लिख दो, 2k i/r, ये वाला, और साथ में पाई आर स्क्वायर तो लगेगा। अब मैं तो ऐसे ही याद रख लेता हूं, आप जिस मर्जी फॉर्म में रख लो। बुक्स में कभी कभी ऐसा भी दिया होता है, यहां पे 2 लिखा होगा, k की जगह μ0/4π पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, b इज इक्वल टू μ0 आ जाएगा, i आ जाएगा, साथ में आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में चलो 2 भी आ गया, देख लेना कोई चीज मिस ना हो गई है। μ0 i आर स्क्वायर, नीचे 2 है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी रिजल्ट है। लेकिन भैया हमें तो ऊपर वाला पसंद है, हमें ये बढ़िया लगता है, तो हम उस फॉर्म में याद करते हैं। आप जिस मर्जी फॉर्म में याद कर लो, रिजल्ट आ गया। ओके, पॉज ले सकते हो 1 मिनट का। उसके बाद नोट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। इसके नोट पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। अब यहां पे बेटा एक पॉइंट और, ये क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैंने मान लो यही वाला फॉर्म याद किया, ये इसका क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड अपना आ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कुछ ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आ रही है, अलोंग द एक्सिस ये जा रहा है। सारे dB sin थीटा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते चले जाएंगे, तो सारे के सारे dB sin थीटा बेटा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना। तो वैसे भी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट अगर बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना था। ओके, अगर मैंने करंट अंदर की ओर शो किया था ऐसे, तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाता, रहता वो अलोंग द एक्सिस ही। समझ लिया, यहां पे मैंने
करंट बाहर की ओर, इस पॉइंट पे टॉप पे बाहर की ओर आ रहा ना, बाहर ऐसे आ रहा, नीचे वाले में एंटर कर रहा था तो इधर आया ना, ओके, तो यही डायरेक्शन आनी थी इसकी, बिल्कुल सही आ रही है। तो डायरेक्शन के बारे में क्या लिख सकते हो, अलोंग द एक्सिस, ये जो बी आया है इसकी डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है जी। डायरेक्शन वाली बात हो गई, अलोंग द एक्सिस होती है, शो कर रखा है। अब इसमें एक नोट पॉइंट डाल लो, पहली बात, नोट पॉइंट में पहली बात कि इफ पॉइंट पी, इफ पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ द लूप, पी अगर बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, पी अगर बिल्कुल सेंटर पे आ जाए तो यार एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई ना, सेंटर पे आ गया, x की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू 0 पर भर दो इसमें, तो क्या बचेगा, b आ जाएगा आपका, 2 तो है ही, k तो है ही, i तो है ही, पाई तो है ही, r स्क्वायर तो है ही, x 0 हो गया, बचा r की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या हो गया, r क्यूब हो गया, r क्यूब से ये कट गए दो, तो ये क्या आ गया, b इज इक्वल टू के आई बाय, एक बचेगा ना नीचे r, के आई बाय r, साथ में 2, साथ में पाई, साथ में 2, साथ में पाई, ये तो वही रिजल्ट आ गया कि जो हम पहले लेके चल रहे थे कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लेके चल रहे हो, k इंटू आई बाय आर इंटू 2 पाई लेकर चल रहे हो, तो आ गया, बहुत बढ़िया, इसका कंफर्मेशन भी हो रही है। कई बार क्या होता है ड्राइव करते वक्त रिजल्ट अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने सही निकाल दिया, हो ही नहीं रहा, अभी लगे जा रहा है यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, गलत तो नहीं हो गया, तो यहां से कंफर्मेशन हो गई कि यहां से थोड़ा सा विश्वास बढ़ गया कि हाँ नहीं यार लग तो ठीक ही रहा, तो के आई बाय आर इंटू 2 पाई, x0 पुट करिए तो वही रिजल्ट आ गया, ओके। अब दूसरा नोड पॉइंट भी लिख ही लो, फिर दूसरे में लिख लो, पहले तो हमने इसको सेंटर पे ले लिया, अब अगली लिमिट ले लो कि अगर ये बहुत 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 दूर हो जाए, इफ x इज मच ग्रेटर देन r हो जाए, x बहुत दूर हो जाए, लूप है उसे बहुत दूर, लूप का रेडियस मीटर में है, 1-2 मीटर या सेंटीमीटर में, हम किलोमीटर दूर पे हैं, बहुत दूर हो जाए, तो x मच ग्रेटर देन r हो जाए। भैया जब x मच ग्रेटर देन r हो जाएगा तो x स्क्वायर तो वैसे ही मच ग्रेटर देन r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज जब ज्यादा हो जाएगी तो r को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसी स्थिति में r नेग्लेक्ट हो जाएगा, r जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहां पे कल्ला x स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 को जो नीचे x क्यूब बचेगा, ऊपर वाला r मत नेग्लेक्ट कर देना भाई लोगों, ऊपर वाला नहीं करते, तो ये b हो जाएगा आपका 2k i, 2 इंटू के इंटू आई, साथ में पाई आर स्क्वायर बचना ही था, नीचे क्या बच रहा है, एक्स क्यूब बच रहा है, नीचे बच रहा है ये एक्स का क्यूब। तो यार हम मान के चलते हैं कि इसका एक पार्ट तो अपने कवर अप कर लिया, एक पार्ट मतलब ये आर्टिकल पूरा हो गया आपका, ये आर्टिकल आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। ये भी अगर आ जाए तो नोट पॉइंट तक अपना कर आना बढ़िया से, हमें करने में टाइम ज्यादा लग गया यार, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपने इसको याद कर लेना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि अगर करंट मैंने बाहर की ओर लिया तो आपने भी बाहर की ओर ही लेना है, गलती से अंदर वाला करंट बना दिया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर करंट अंदर की ओर बने तो ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आना है, आपने ये वाली बना दी तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कुछ बातें याद रख लो कि करंट बाहर की ओर ही लेने, ऐसे याद कर लो पहली कि यार करंट बाहर की ओर लेने से रिजल्ट उधर आ रहा था ना, तो बाहर की ओर ही लेना चाहिए, ओके। उसके बाद जैसे भी कराया
वो जो अंदर की बातें थी, ऐसे डायरेक्शन वैसे डायरेक्शन, इतनी ज़्यादा आपने थोड़ी समझानी है, आपने तो फाइनली कर देना कि भैया ऐसे ऐसे करके ये इधर, इसके दो कंपोनेंट, तो कर कराकर आपको खुद को एन समझ में लगना चाहिए। उसके बाद आप जितना एक्सप्रेस कर सकते हो, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बस लिख देना है कि ये शोन इन फिगर, जैसे जैसे जिस फॉर्मेट में मैं लिखवा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में याद करके चले जाना, एज इट इज करके आ जाना। ओके जी, तो इसको करो, अगली बात भी फिर देखते हैं हमने क्या करते हैं। ये यार अपने रिजल्ट आ गए, ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स, अगर अपनी लूप में नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो ये रिजल्ट था। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाए, एन हो जाए, तो एन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले केस में भी एन से मल्टीप्लाई होएगा। ये एक्स मच ग्रेटर देन, अभी लास्ट में हम यही कर रहे थे, एक्स मच ग्रेटर देन आर वाला केस था, ये जनरल केस था। सेंटर वाला तो वैसे ही याद है, के आई बाई आर इंटू 2 ओके। अब ये तो हो ही गया, डायरेक्शन की बात भी हो गई। अगली बात है, इसी के साथ ही लगता एक अलग आर्टिकल टाइप है छोटा सा, वो भी कराई देते हैं। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट, ऐसी क्वेश्चन आ गया कि शो दैट अ करंट कैरिंग लूप, शो दैट अ करंट कैरिंग लूप behaves as a magnetic dipole। अब देखो यार, जो आपकी करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेट तो बनी गई है, मैग्नेट तो बनी गई है, मैग्नेटिक फील्ड जब उसका आप फाइंड कर रहे हो तो मतलब मैग्नेट ही है वो। तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेट तो है ही है, वो मैग्नेट तो वो बनी गई। जब मैग्नेट है तो मैग्नेट के तो नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, तो इसका भी नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। जब नॉर्थ पोल भी है भी साउथ पोल भी है, तो इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ डायपोल। जो आपने पहले पढ़ा था डायपोल, यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायपोल पढ़ा था, वहां पे डायपोल में क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के अरेंजमेंट को डायपोल कहते हैं। ऐसे यहां पर भी बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो मिलकर बन रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, डायपोल। इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर डायपोल बना है उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि यार ये ठीक है, मैग्नेट बन गई, अगर ये मैग्नेट बन ही गई तो डायपोल की तरह बिहेव कर रही होगी ना, कर रही है। अब वो कहता है अगर कर रही है तो शो दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अब अगर आपको ये शो करना है ना, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल, तो एक तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट और उसके बाद ये रिजल्ट डायरेक्ट रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपके पास रिजल्ट होगा तभी बनेगा। और उसके अलावा हम जो इसको कंपेयर करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के रिजल्ट भी हमें रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डायपोल प्रूव करना है। अब मैग्नेटिक डायपोल प्रूव करने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए हमें रिजल्ट्स आमने सामने लिखने पड़ेंगे। अब हमने क्या किया, यहां पे तो अभी जो मैग्नेटिक डायपोल वाली जो बात होनी है, तो यहां पे मैग्नेटिक वाले के रिजल्ट लिखता हूं और इसी के सामने किसके रिजल्ट लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल के भी रिजल्ट लिखते हैं। हम कौन सी वाली बात कर रहे हैं, ये लूप है, लूप के एक्सिस पे फाइंड किया ना, मैग्नेटिक फील्ड लूप के एक्सिस पे फाइंड किया, यानी अपना पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट है। अब डायपोल में भी याद करो दो केस आते थे, एक्सियल पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट। जब हम एक्सियल पॉइंट वाला रिजल्ट लिख रहे हैं
तो इसका भी एक्सियल पॉइंट वाला यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता था, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका एक्सियल पॉइंट होता था ना। ये कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट होता था। तो यहां पे लूप का एक्सियल पॉइंट, डायपोल का एक्सियल पॉइंट। अब हमने लूप के एक्सिस पे तो अभी अभी ताजा ताजा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। क्या है? ये आ गया आपका 2k I, साथ में क्या आ चुका है? पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आया शायद, देख लेना गलती तो नहीं की। 2 आ गया, k इंटू आई आ गया, पाई आर स्क्वायर आ रहा है, साथ में n भी था, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें? n भी है। ये रिजल्ट आया हुआ। उधर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर, वहां पे कुछ ऐसा रिजल्ट आता होता। देखो ये मैंने बोला है, अगर ये आर्टिकल आपको ये छोटा सा जो मैं कराने जा रहा हूं कंपैरिजन वाला, प्रूव करने वाला कि मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती, तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के रिजल्ट भी उस वक्त याद आने चाहिए मौके पर। तो आपकी हेडिंग है, जो आप कर रहे हो आर्टिकल आपका खत्म हो गया, उसके बाद एक सब हेडिंग है कि शो दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अब उसमें कुछ इस तरीके से कराने जा रहे हैं, ध्यान देना। ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया जी, ओके। n इंटू 2 इंटू k इंटू आई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसका रिजल्ट है, वो उसका रिजल्ट है। अब अगर यहां पे स्पेशल केस लगा दूं कि ये x है, r है, x मच ग्रेटर देन r वाला केस लगा दूं, बहुत दूर है x, तो रिजल्ट क्या आया था? b इज इक्वल टू 2 आ गया, k आ गया, यहां पर ये n लिख रहा हूं मैं, इसको I लिख रहा हूं, और इसको मैं एरिया ऑफ द लूप लिख रहा हूं। लिख सकता हूं भाई, पाई आर स्क्वायर, r इसका रेडियस है, इस लूप का एरिया क्या है? a है ना। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू a, यानी एरिया ऑफ लूप में लिख रहा हूं, लिख लिया। 2 इंटू के इंटू एन आई ए, तो 2 था ही, k था ही, n मैंने यहां लगा दिया, एन आई ए हो गया। स्पेशल केस में r आपका नेग्लेक्ट हो गया हुआ है, नीचे क्या आ रहा है? x का क्यूब आ रहा है, ओके। अब इसमें भी तो स्पेशल केस होता था, ये तो जनरल था। यहां पे भी तो हम कहते थे, याद करो, शॉर्ट डायपोल वाला केस, यानी जब r मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाए, तो यहां पे ई एक्सियल का रिजल्ट क्या आता था? 2kp बाय, ये 4 हो जाएगा, पावर 1 कट जाएगी, आर क्यूब, ओके। तो ये किसका है? ये बी एक्सियल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये ई एक्सियल है। अब अगली बात ये आती है कि ये दोनों रिजल्ट आमने सामने लिखकर जब ये चल रहे हैं ना भाई, शो दैट करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, सवाल क्या है? सवाल है शो दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, शो दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। सवाल ये है, जवाब हम ढूंढ रहे हैं। इसमें मैंने बोला पहले मैग्नेटिक डायपोल का रिजल्ट जो चल ही रहे थे ना, ये तो वहीं से उठा के उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, ये पुराने वाले उठा लिए। अब अगली बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो सबसे पहली बात, ये रिजल्ट भी एक्सिस पर है, ये रिजल्ट भी एक्सिस पे ही है। दूसरी बात, ये काफी सिमिलर रिजल्ट है, वो 2k है, ये भी 2k है। वो बात दूसरी, वो k वहां का कांस्टेंट है, म्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला k यहां का कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और नीचे एक्स क्यूब भी आ रहा है, नीचे आर क्यूब भी आ रहा है, वो डिस्टेंस के क्यूब के साथ जा रहा है प्रोपोर्शनल, ये आर के क्यूब के साथ जा रहा है। तो फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है बस। अब वो कुछ तो फर्क होना ही था, हम ये थोड़ी कह रहे हैं सेम आएगा, हम कह रहे हैं कि सिमिलर आएगा। सिमिलर और सेम में फर्क होता है। तो हमने देखा कि दोनों रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। ये तो डायपोल, यानी तो है ही डायपोल। अब अपने
लूप का रिजल्ट भी लगभग वैसे ही आ गया। ऊपर से हमें पता है नॉर्थ पोल बन रहे हैं तो साउथ पोल तो बन ही रहा होगा, डायपोल तो वो भी है, लेकिन यहां पे बिल्कुल रिजल्ट के साथ प्रूव हो गया कि हमारी जो लूप है वो भी एक तरह का मैग्नेटिक डायपोल ही है, क्योंकि रिजल्ट भी सिमिलर है और नॉर्थ पोल साउथ पोल तो उसके होते ही हैं। तो हमने यहां पर लिख देना है, ये सब लिख के आमने सामने लिखकर इसको नंबर दे दो, चलो एक 1 दे दिया, इसको क्या दे दिया 2 दे दिया, तो इसको आमने सामने लिखकर हमने लिख देना है कि जी बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट्स of electric dipole and magnetic dipole as expressed in equation 1 and equation 2, we can clearly say that, साफ साफ we can clearly say that the current carrying loop is giving similar result as that of electric dipole. We can clearly say that the current carrying loop is giving similar result as that of an electric dipole, and therefore we can say that a current carrying loop behaves as a magnetic dipole. अगली लाइन लिख लो, and therefore we can say that a current carrying loop behaves as a magnetic dipole. लिख लो, बोर्ड पर लिख रहा कि therefore we can say that a current carrying loop behaves as a magnetic dipole with dipole moment P, with dipole moment P. It behaves like a magnetic dipole with the dipole moment M. M लिखना ना इसको, इक्वल टू NIA. सुनो, इसके सामने दूसरा रिजल्ट था, क्या था? E इक्वल टू 2KP के नीचे क्या था? R3. यार दोनों को कंपेयर करो, 2K सही, R3 सही, यहां पे P है ना, ये क्या थी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब यहां पर P की जगह पर ये NIA आ रहा है ना, तो दिस क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अब P डायपोल मोमेंट है तो ये भी डायपोल मोमेंट हुई ना, डायपोल मोमेंट NIA है. अब इसको कहते क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ये क्या हो गई? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके जी, तो फाइनल बात ये है कि जो करंट कैरिंग लूप है उसका ऐसे ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, और मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होनी चाहिए. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसकी क्या है? NIA. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नोट करने वाली बात है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होगी वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी. अगर मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगी. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करोगे? M से डिनोट करोगे. फार्मूला इसका क्या होगा? N यानी नंबर ऑफ टर्न्स, I यानी करंट, A यानी एरिया ऑफ द लूप होगा.
अगली बात, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, NIA वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ढूंढने के लिए कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल। क्या लगेगा? राइट हैंड थंब रूल लगेगा। आप सोच के देखो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है m, तो n तो वेक्टर हो नहीं सकता, नंबर है। I वेक्टर हो नहीं सकता, तो वेक्टर कौन है? वेक्टर एरिया है। एरिया आपको पता है, एरिया वेक्टर मानते हैं। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेते हैं? सरफेस के नॉर्मल। अब सरफेस का नॉर्मल तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब बाहर लेना है कि अंदर लेना है, उसके लिए लगेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। भैया ये लास्ट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला पार्ट है, लेक्चर लंबा हो छोटा हो, 2 पार्ट में करो, 4 पार्ट में देखो, लेकिन ये जो लास्ट का पार्ट था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। NIA तक ठीक होता है, सबको पता लग जाता है। या डायरेक्शन का नहीं फंडा पता लगता, लोगों को डायरेक्शन नहीं पता लगती। डायरेक्शन सिंपल, सबसे सिंपल तो डायरेक्शन ये है कि अगर आपकी करंट कैरिंग लूप कुछ ऐसे करंट फ्लो करवा रही है तो राइट हैंड थंब रूल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हुई? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर यही करंट क्लॉकवाइज की था पर एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अप की ओर आ जाती। तो यार जरूरी है, आज का लेक्चर टोटल थ्योरेटिकल, तो इसको कवर अप करो, लंबा हो छोटा हो, अब करना तो पड़ेगा ही। ओके, 2 पार्ट में कर लिया करो, मैंने बोला हुआ है, लेकिन करो इसको। ओके जी, अब नेक्स्ट फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगला पार्ट होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट वी विल डू लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच।